वॉइस ऑफ जावा के लिए मैं तरुण भरतचोर। हैशटैग बात मध्यम वर्ग की में हमारा अगला चैलेंज राजेश जी यादव ने एक्सेप्ट किया है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नगर की जनता के दिलों पे और दिमागों पे पूरी तरीके से राज करते हैं और हम भी चाहते थे कि वो इस चैनल पर आए और अपनी बात मध्यम वर्ग के लिए रखें। और मैं चाहता हूँ कि राजेश जी अपने बारे में 2 शब्द कहें। तरुण भैया, सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ जावा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छी मुहिम जो आपने चालू की है, और खासकर ऐसे माहौल में जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है समाज और परिवारों में, वैश्विक महामारी हमारे बीच में है, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से जैसे आप जुड़ रहे हो, उनकी समस्याओं को किसी भी माध्यम से, चाहे कि मैं हूँ या कोई भी बीच में आए। और मेरे परिचय की बात थोड़ा ठीक ही लगेगा कि मेरा परिचय मैं स्वयं जो खैर आपने जैसा बताया है उतना कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर विगत 15-20 सालों से निवासरत हूँ। नगर परिषद में पूर्व पार्षद रहा हूँ। वर्तमान में एडवोकेट हूँ पिछले 10 सालों से, और मेरा काम ही लोगों के बीच में रहना है। सब तरह के लोग बीच में आते हैं, लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनते हैं, बहुत हद तक समाधान करते हैं। अपना पैसा भी वैसा ही है, तो कुल मिला के इतना ही अपना परिचय है। आगे ये परिचय कम नहीं होता। इस परिचय को शायद एक नाम राजेश यादव बनने में शायद 15 से 20-25 साल लगा दिए इन्होंने। सिर्फ ये नाम नहीं है, ये 25 सालों का संघर्ष है जिसे आप राजेश जी यादव के नाम से पहचानते हैं। नगर की सेवाओं में ये पूरी तरीके से लगे हुए थे। पूर्व में पार्षद रहे, आज युवा वकील है और अपनी सेवाएं वह अपने एडवोकेट वाले वर्ग में भी दे रहे हैं। तो आज हम इसी मध्यम वर्ग की बात पर हम इनसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा टॉपिक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। हम पूरी बात सोशल मीडिया से पे कर रहे हैं और पूरी तरीके से हमारे क्वेश्चन भी सोशल मीडिया बेस्ड ही है। तो वही बात है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में मध्यम वर्ग कौन है और ये किस तरीके से आप मध्यम वर्ग को देखते हो? तरुण जी, बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक इस चीज़ की कोई स्पष्ट व्याख्या ही नहीं हो पाई। हमने इतना पढ़ा है, सब मतलब समाजशास्त्र पढ़ के हम आए हैं, समाज का पूरा वर्गीकरण दिया है उसके अंदर। 3 भागों में बांट दिया है उसको। उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है। उच्च वर्ग निम्न वर्ग को किसी तरह से हमको डिफाइन करने की या उसको परिभाषित करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो सबके सामने है कि हाँ भैया, जिसका जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए सारे संसाधन बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, वो उच्च वर्ग है। और इसका विपरीत अगर लिया जाए, वो निम्न वर्ग पे लागू होता है। बीच में एक बहुत बड़ा तबका है मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग को कैसे अभी तक कोई परिभाषित नहीं करता है। मैंने खुद ने समाजशास्त्र पढ़ा है। फिर जैसे ही बाहर आके हम प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं, तो आपने नाम सुना होगा सत्यजीत रे साहब, बहुत अच्छे फिल्मकार हुए हैं अब तक। उनकी जो फिल्में देखता हूँ, उसके अंदर जब मालूम पड़ा कि हाँ ये मध्यम वर्ग है, उसके हिसाब से मैंने, खैर मैं बहुत हद तक मैं भी सही नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ हद तक मैं परिभाषित कर पाऊंगा उस चीज़ को कि एक मध्यम वर्ग समाज की एक वो इकाई है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन वो कमजोर भी नहीं है। आप बहुत बड़ा इसमें वो है कि संपन्न तो नहीं है, लेकिन हाँ कमजोर भी नहीं है। हाँ, दूसरा वो मतलब 2 मापदंड है, एक तो आर्थिक और एक शैक्षिक। आदमी शिक्षित है, लेकिन शिक्षित होने के बाद भी वो अपनी जितनी पारिवारिक परंपराएं हैं, उसकी मान्यताओं को भी साथ में लेके चलना चाहता है, वो मध्यम वर्ग है। ठीक है। और जो देश के विकास की जितनी भी चीजें हैं, चाहे फिर वो उत्पादकता हो या फिर अन्य बहुत सारी चीजें हैं, उसमें वो सीधा सीधा हस्तक्षेप रखता है, वो व्यक्ति अपना मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है। आप हो, मैं हूँ, अपने बीच में जितने लोग हैं, हम इन्हीं लोगों से अधिकतर जुड़े हुए हैं। उनसे हमारा रोज का कांटेक्ट होता है, कन्वर्सेशन होता रहता है। मतलब कहा जाए कि सांस्कृतिक मुद्दे और जो अपने सामाजिक मुद्दे को जो साथ में लेकर अभी तक जो वर्ग चल रहा है, वो मध्यम वर्ग ही है। और शायद मध्यम वर्ग में एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षित भी है, देखा जाए तो। बिल्कुल शिक्षित है, और शिक्षित होना ही उसके लिए बहुत बड़ी एक अपने लिए उपलब्धि है। और लेकिन मध्यम शिक्षित तो उच्च वर्ग भी है, निम्न वर्ग पढ़ता है। आज शासकीय योजनाएं बहुत सारी है, जिसके कारण पढ़ रहे हैं शिक्षा को। हमने हमारा एक संवैधानिक अधिकार बना दिया सरकार ने, जिसके तहत पढ़ रहे हैं। लेकिन एक शिक्षित होने के बाद जो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो अपनी पारिवारिक मान्यताएं हैं, जो उसकी धार्मिक मान्यताएं, उसको लेकर भी चलना चाहता है। ऐसे लोग हमारे उस कैटेगरी में उनको शामिल करते हैं। सही है, सांस्कृतिक रूप पर बेस्ड हमारा मध्यम वर्ग ऐसा बोल सकते हैं। मेरा अगला सवाल यही है कि जैसा कि मध्यम वर्ग पे ही पूरा टॉपिक है, मैं और कई दिनों से ये हमारा लॉकडाउन चल रहा है, इसको चलते चलते शायद काफी टाइम हो गया और शायद ये और कुछ दिनों तक
एक्सटेंड भी होगा, बढ़ेगा भी सही। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में यह मध्यम वर्ग का परिवार है वो किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, आप जनता को और दर्शकों को इस बात का अवगत कराएं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और जो जिस तरह की ये महामारी है उसमें एकमात्र हल ही ये था। सरकार को हम दोष नहीं देंगे, लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। जिसने नहीं किया उसके भयावह परिणाम हमारे सामने है। वो यूरोपियन कंट्री हो गई, यूरोपियन कंट्री के अंदर जिनको हम वैश्विक शक्ति मानते थे, जर्मनी को ले लो, ग्रेट ब्रिटेन ले लो, आसपास इटली, फ्रांस, स्पेन, इन सबको ले लो, ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। जब वहाँ पर इन सारी चीज़ों को इतना गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, उसको हमने हमारे सरकार ने उसको गंभीरतापूर्वक लिया और समय रहते इस कदम को उठाया, तो ये इसको मैं सही बताऊंगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि इसमें प्रभावित सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है इस पूरे मतलब अपने हिंदुस्तान का कि अगर देश पर किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आती है, चाहे फिर वो ये अभी महामारी है, बहुत सारे ऐसे समय आर्थिक मंदी आती है या फिर ऐसी कोई अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो उसका सीधा असर सबसे पहले किसके पास जाता है, तो वो आता है मध्यम वर्ग के पास, क्योंकि वो सीधा इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। वो अपनी जो उसकी गतिविधियाँ हैं, वो छोटा मध्यम वर्ग अपना नौकरी पेशा हो गया, लघु उद्योग चलाने वाला हो गया, या फिर देश के संसाधन जैसे उत्पादकता में वो किसी भी मार्फत अपने लगा हुआ है कि हाँ वो रियल एस्टेट के माध्यम से या किसी माध्यम से लोगों के बीच में जुड़ा हुआ, तो वो सीधा सीधा इस चीज़ से अफेक्टेड होता है। तो ये जो चीज़ है कि मध्यम वर्ग को क्या इससे, अभी आपका जो सवाल आया कि मध्यम वर्ग इससे कितना प्रभावित हुआ, तो प्रभाव चूंकि मैंने आपको भी बता दिया कि ये जो विषय ये सीधा इस महामारी से, इस विपत्ति से जुड़ा हुआ है और इस महामारी का हमारे देश पर एक आर्थिक संकट भी आया है। मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, 1930 में एक आर्थिक मंदी आई थी हमारे यहाँ, और मैं तो खैर मैंने सिर्फ पढ़ा है, उसको अपने देखा नहीं है। और उस समय जो हमारा देश था वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था, आप समझ रहे हैं। उस समय मतलब देश पर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश कॉलोनी था। और उस समय मध्यम वर्ग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था इस देश में। मध्यम वर्ग क्या है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय। जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान डटा रहा, सोवियत संघ का मैं इसमें जिक्र इसलिए करूंगा कि सोवियत संघ ने उस समय जो सामाजिक परिदृश्य था उसको मतलब एकदम सीधा सा हमारे हिंदुस्तान से जोड़ के देखा जाता है उस समय से। तो वो समय जो था, लेकिन आज के जो भी इसके आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जितने भी सारे यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस हैं, वो कुछ न कुछ उस चीज से लाके अब तक बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं, सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से हाँ, बिल्कुल प्रभावित हुआ है और अधिकतर प्रभावित हुआ है जी। मतलब सीधा सा ये कहना चाहे कि कुछ भी देश में विपत्ति आती है या कुछ भी आती है या किसी भी तरीके का नेगेटिव जो जाता है, तो सबसे पहले उसका प्रभाव मध्यम वर्ग पे पड़ता ही पड़ता। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे मेरा अगला सवाल ये कि अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद शायद पहले जैसे सुचारू जिंदगी वापस नहीं हो पाए, उसको आने में, पटरी पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में मध्यम वर्ग को किन आर्थिक परेशानियों से वो आगे जूझेगा? देखिए, मैं इसमें एक और बात जोड़ूंगा। मैं फिर आपने सवाल किया कि एकदम से नई पटरी पर आता है, वो सही है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि जैसे 3 मई के बाद की जो अर्थव्यवस्था रहेगी, हमारा मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 2008 की स्थिति में पहुंच जाएगा, मतलब आज से 12 साल पीछे पहुंच जाएगा। अब इस चीज से आप अनुमान लगा दो कि उस समय की जीडीपी क्या थी, उस समय हमारा रुपीस का वैल्यू क्या था, उस समय हमारे देश में रोजगार कितना था, उस समय हमारे देश में किस किस तरह की गतिविधियां चल रही थी, जो आज बहुत तक नहीं है या फिर उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। कहने का मतलब ये है। तो अगर इन सारी चीजों को लेकर हमारी सरकारें काम कर रही है, और आपका जो भी सवाल है कि इसमें ऐसा बता रहा था कि ये जो मध्यम वर्ग है, ये आज एक ऐसी स्थिति में है कि जो अपना पूरा जो सामाजिक ताना बाना है वो सीधा अपने अर्थ से जोड़ के बैठता है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी सारी कुछ चीजें सीमित है, जहां से वो लेके निकलता है, अपने आप को स्टेबल रखता है। उसको समाज के बीच में बैठना भी है, समाज के बीच में रहना भी है, और उन सारे तंत्रों का उपयोग करते हुए अपने स्वाभिमान की रक्षा भी उसको वहीं पर करना है। तो कुल मिला के प्रभाव से अपना कि आज जो हालात है देश के, उसमें सारी चीजें बंद है और
मतलब मैं कहूँगा उच्च वर्ग के पास एक ऐसी स्थिति में है वो कि उसके ऊपर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निम्न वर्ग के पास बहुत हद तक सरकारें, सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवक पहुंच रहे हैं और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा निम्न वर्ग की सारी समस्याओं का हम निराकरण कर चुके हैं, लेकिन बहुत तक उनकी नज़र मतलब निम्न वर्ग की नज़र निम्न वर्ग के ऊपर बाकी लोगों की नज़र पड़ चुकी है। लेकिन हम जो लोग हैं जो मध्यम वर्ग है वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ऐसे परिवारों को मैं देख चुका हूं जहां पर अभी अगर ये 3 तारीख के बाद अगर वापस किसी स्थिति में एक्सटेंड होता है लॉकडाउन तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। उनकी किचन का आज खत्म हो चुका है, ठीक है। उनके अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेविंग्स पर जिंदा थे, बचत पर जिंदा थे, वो बचत उसकी खत्म होने की कगार पे आ गई है। और मतलब जो ठीक है जो नौकरी पेशा लोग हैं सरकार ने उनकी व्यवस्था कर दी है कि उनकी वो नहीं बंद करेंगे हम, और जो लेकिन जो कामगार हैं उनके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। जो लघु उद्योग जुड़े हुए हैं, जो छोटे उद्योग जुड़े हुए हैं कि आपको उद्योग बंद करना है, उत्पादन बंद करना है, लेकिन फिर भी आपको इन सब के रहते हुए आपको आपके कर्मचारियों को वेतन देना है, उनके भी उनके परिवार का ख्याल रखना है। तो ये दोहरी मार जो है वो अपने किस पर आ रही है, सीधा सीधा मध्यम वर्ग पर आ रही है और ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, इन सारी चीजों में मध्यम वर्ग अपने आर्थिक स्थिति से जूझ ही रहा है, इसके साथ साथ में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1930 में वैश्विक महामंदी, ठीक है। उस समय मतलब मैंने इतिहास पढ़ा है कि अमेरिका जो कि विश्व शक्ति आज की तारीख में, उस समय वहां पर इस तनाव में से गुजरते बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, बहुत सारे लोग आत्महत्या के हो गए थे। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा या फिर मैं इस चैनल के माध्यम से ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन कहना मतलब ये कि ये मानसिक स्तर यहां तक अब जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर तकलीफ में है आज की तारीख में तो वो हमारा मध्यम वर्ग है। सही है आपकी बात। तो उस टाइम शायद बहुत से लोगों ने आत्महत्या की होगी, पर मुझे मेरे देशवासियों पे और आपको भी बहुत विश्वास होगा, हमारा मध्यम वर्ग पूरी तरीके से पीसते इस तरीके से आता है कि वो आत्महत्या का सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी बात काट रहा हूँ। ऐसा कोई अपना वो नहीं, उद्देश्य भी नहीं है। मैं तो एक कंपेरेटिव, एक तुलनात्मक अपन अध्ययन कर रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था, आज का परिप्रेक्ष्य क्या है, आज भी वही है। मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अपना देश, अपना प्रदेश बहुत पीछे जाने वाला है अर्थव्यवस्था में, संसाधनों में, चाहे फिर किसी भी, चाहे उत्पादन के मामले हो, चाहे फिर वो रियल एस्टेट सेक्टर हो या फिर किसी नॉन उसमें अगर अपन बात करें तो उसमें हो, सारे चीजों में। और इन सब का सीधा सा जो केंद्र बिंदु है वो अर्थतंत्र है, और वो सीधा सा अगर वो डिफेक्ट होगा तो इसके इर्द गिर्द की सारी चीजें जो है वो सीधी डिफेक्टेड होगी। राजेश जी, हमारा अंत में हमेशा से ही एक सवाल रहता है या हमारा ये जानना रहता है कि आप ये चैलेंज किसी और को देना चाहते हो या किसको दोगे जो इस मुद्दे पे और अच्छी तरीके से या बहुत अच्छी तरीके से बात करे? जी बिल्कुल, मतलब विषय ऐसा है कि जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम हो। मेरा ऐसा मानना है कोई अनुभवी व्यक्ति अगर होगा तो बहुत सारी चीजें जहाँ तक मैं और आप या कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पाया वहाँ तक उनको वो वहाँ तक बता पाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज तो नहीं, निवेदन है, हमारे मेरे सीनियर हैं जिनसे मैं सीखता हूँ वगैरह, जिनसे समाज की सारी चीज़ें मैं समाज के बीच में रहता हूँ, उनसे जो उनके जो नियम है वो जो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे सीनियर, मेरे गुरु हैं, पूर्व बार के अध्यक्ष हैं हमारे श्री विनोद जी पुरोहित, उनको मैं निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपनी बात में यहाँ पर आकर वॉइस ऑफ झाबुआ में राजेश जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी के साथ मैं इस वार्ता को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। वॉइस ऑफ झाबुआ में मैं तरुण भरत चौधरी आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये जो चैलेंज है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अगले इंटरव्यू के लिए आपको हम आमंत्रित